हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, किराता अर्जुनीयम की भूमिका का प्रथम भाग एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आज मैं उसी का दूसरा वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर दिया कीजिए। चलिए देखते हैं महाकवि भारवी इनके जीवन वृत्त के बारे में। लौकिक संस्कृत साहित्य के इतिहास वियत में अपनी आभा से चकाचौंध कर देने वाले महाकवि का नाम ही भारवी है। वैसे भारवी का अर्थ ही प्रकाश या सूर्य होता है। संस्कृत साहित्य के इतिहास में महाकवियों के यथार्थ जीवन वृत्त और उनके काल निर्धारण के विषय में विचार विद्वानों के लिए काकदंत गवेषणा बन गया है। मानव महाकवियों के काल और जीवन वृत्त के विषय में अनिश्चितता ही संस्कृत साहित्य के इतिहास की नियति बन गई है। कतिपय महाकवियों को छोड़ करके प्रायः अधिकांश ऐसे महाकवि हैं, चाहे वह कवि कुलगुरु कालिदास हों अथवा बृहत्त्रयी की रचना करने वाले महाकवि भारवी। माघ अथवा प्रखर पांडित्य प्रदर्शन क्षम महाकवि श्रीहर्ष ही क्यों ना हो। जिन महाकवियों की एक एक पंक्ति के विषय में विद्वानों और विचारकों ने आज तक विचार मंथन करते हुए स्वयं को विश्राम विरहित रखा, विविध प्रकार के मौलिक शोध प्रबंध रचे गए, नाना प्रकार की सूक्तियों का डिंडिम नाद करते हुए न थके, एक ही पंक्ति पर विविध प्रकार के मतवादों में पांडित्य प्रदर्शन करने में गौरव की अनुभूति करते रहे। आश्चर्य है कि ऐसे स्वनाम धन्य सरस्वती के वरद पुत्रों की सुनिश्चितता काल और उनके निर्विवाद जीवन वृत्त से संस्कृत साहित्य के विद्यार्थियों को आज भी प्रवंचित ही होना पड़ता है। पक्ष विपक्ष में विविध प्रकार के तर्कों और तर्काभासों के बल पर जब किसी महाकवि के काल और उसके जीवन वृत्त को परिमित किया जाता है और बहुमान्य मान्यता को ही उसके यथार्थ जीवन वृत्त और काल के रूप में स्वीकार किया जाता है, तो निस्संदेह ऐसा प्रतीत होता है कि हम भी अब विवश होकर इसी तथ्य को मान ही लें, यद्यपि तब भी जिज्ञासा शांत नहीं होती। कहने का आशय ये है कि इतने जो हैं ये सब कवि लोग इतने धुरंधर कवि हैं कि इनकी एक एक पंक्तियों को विद्वान लोग उसको आलोचना समालोचना और उसकी व्याख्या करते नहीं थक रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही ये बात है कि निराशाजनक, एक प्रकार से कह सकते हैं, बहुत ही निराशाजनक बात है कि इनके काल निर्धारण को एग्जैक्ट हम लोग नहीं जान पाए हैं, कोई भी नहीं जान पाया है। तो यही इसमें कहा गया है। अब है आगे जो इसमें इम्पोर्टेंट होगा, हम लोग उसको देखते हुए चलेंगे जल्दी से ताकि भूमिका ख़त्म हो जाए। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग अच्छे से याद करते हुए चलेंगे। इसके बाद क्रमशः इस श्लोक को देखा जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। महाकवि भारवी उपर्युक्त विडंबना के अपवाद नहीं है। इनका स्थित काल और जीवन वृत्त यथार्थ रूप से अद्यावधि निश्चय से पर्याप्त है, परंतु इतिहासकारों के द्वारा सुविचारित तथ्यों के आधार पर और उनके पूर्व पर स्थित महाकवियों की रचनाओं के आधार पर उनके जीवन वृत्त संबंधी जो कुछ तथ्य ज्ञात होते हैं उनका उल्लेख मैं ग्रंथ के प्रारंभ में संक्षिप्तया अवश्य कर रहा हूँ। महाकवि भारवी की एकमात्र कृति किराता अर्जुनीयम महाकाव्य से उनके काल और उनके पारिवारिक जीवन का विवेचन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से मौन भाषा में ही प्राप्त होता है। इस मौन भाषा से यत्किंचित संकेत प्रतीत होता है और उनके आधार पर यह कहा जाता है कि भारवी दक्षिण भारत में हुए थे और शैव धर्म के अनुयायी थे। इनके धर्म का निर्धारण भी प्रतीत होता है कि इतिहासकारों ने अर्जुन द्वारा की गई भगवान शिव की तपस्या को ध्यान में रखते हुए किया है।
भारत के जीवन से संबंधित अनेक जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं। जनश्रुतियों में भी पारस्परिक मतभेद पाए जाते हैं। भारत कहाँ पैदा हुए थे, भारत के माता और पिता कौन थे, इस विषय में भी विभिन्न किंवदंतियाँ हैं। कहा जाता है कि भारत धारा नगरी के निवासी थे। उनकी माता का नाम सुशीला तथा पिता का नाम श्रीधर था। उनकी पत्नी का नाम रसिकवती या रसिका के रूप में जाना जाता था। अवंती सुंदरी कथा में भारत के पिता का नाम नारायण स्वामी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। अवंती सुंदरी कथा में नारायण स्वामी के रूप में उल्लिखित है। भारत वास्तविक नाम के रूप में दामोदर इसका उल्लेख मिलता है। भारवी का उल्लेख मिलता है। भारत उनकी उपाधि के रूप में प्रसिद्ध है। विद्वानों का मानना है कि भारत दाक्षिणात्य थे। श्री NC चटर्जी ने उन्हें ट्रावणकोर जिले का निवासी बताया है। एक अन्य ग्रंथ अवंती सुंदरी कथा सार में यह उल्लेख मिलता है कि भारत कुशिक गोत्रीय थे तथा चालुक्य वंशी राजा विष्णुवर्धन के मित्र और उनके सभा पंडित थे। इनका उपमान आतपत्र भारव के रूप में भी विख्यात है, यानी इनको आतपत्र भारव की उपमा दी गई है। किराता अर्जुनियम के पंचम सर्ग में उपमा अलंकार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचम सर्ग में उपमा अलंकार में एक अत्यंत रमणीय प्रयोग के आधार पर विद्वानों ने भारवी का आतपत्र भारव के नाम से भी उल्लेख किया है। सुवर्ण छत्र के समान सुशोभित दंडाकार पराग का उल्लेख करते हुए सुवर्ण छत्र की अत्यंत रमणीय कल्पना इसी सर्ग के 39वें श्लोक से प्रकट हुई है। प्रतीत होता है कि इसी आधार पर विद्वानों ने इन्हें आतपत्र की उपाधि दी। अब आगे देखिए, अवंती सुंदरी कथा के आधार पर कुछ विद्वानों ने भारवी को दंडी का प्रापितामह स्वीकार किया है और उनका वास्तविक नाम दामोदर बताया है, परंतु कुछ विद्वानों ने दामोदर को भारवी का मित्र मानते हुए इस मान्यता को स्वीकार नहीं किया है। अवंती सुंदरी कथा और अवंती सुंदरी कथा सार के अनुसार भारत चालुक्य वंशी नरेश पुलकेशिन द्वितीय के अनुज विष्णुवर्धन के मित्र और सभा पंडित थे। यह भी ज्ञात होता है कि भारवी का संबंध कोंकण के गंगवंशी नरेश दुर्विनीत और कांची के पल्लव वंशी नरेश सिंह विष्णु से भी था। भारवी के जीवन से संबंधित जो जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं उनमें प्रायः पारस्परिक विरोध भी प्राप्त होते हैं, यानी कि सभी का मत एक जैसे नहीं है, सबका अपना अलग अलग मत है। कहने का तात्पर्य ये है, जैसे धारा नरेश भोज से जहाँ भारवी के संबंध का किसी जनश्रुति में उल्लेख किया जाता है, वहीं भारवी और भोज के समय में बहुत बड़ा अंतर भी देखने को मिलता है। भोज का समय भोज प्रबंध के अनुसार 11वीं शताब्दी है, जबकि 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध और 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध भारव के काल के रूप में स्वीकार किया जाता है। महाकवि भारव यही मतलब लगभग ये सर्वमान्य ये है इनका समय काल। इसको आप लोग देख लीजिए अच्छे से, 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध और 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। ठीक है, यह भी प्रतीत होता है कि उन्होंने अपनी रचना किराता अर्जुनियम महाकाव्य के अंतर्गत दक्षिण भारत के विषय में अत्यंत सूक्ष्म विवेचन किया है। भारव ने सूर्यास्त का जितना सूक्ष्म वर्णन किया है और सूर्य को सागर में तिरोहित होने का जो लोकोत्तर चित्रण किया है, उससे जहाँ उनके कवित्व की पराकाष्ठा झलकती है, वहीं उनके दाक्षिणात्य होने के विषय में भी प्रबल मत को स्थापित करती है। तो ये सब हो गया। इसको आप लोग जहाँ जहाँ मेन है उसको हम लोग देखते हुए चलते हैं। अब समय निर्धारण का देख लेते हैं। महाकवि भारव के जीवन वृत्ति के विषय में आपाततः प्राप्त जनश्रुतियों और साक्ष्यों के आधार पर उनके जीवन वृत्त का उल्लेख करने के उपरांत महाकवि के समय निर्धारण का विवेचन करना अपेक्षित है। संस्कृत साहित्य के इतिहास पर लिखित अनेक ग्रंथों तथा विद्वानों के द्वारा प्रदत्त तर्कों और साक्ष्यों के आधार पर महाकवि भारव के समय निर्धारण का जो स्वरूप प्राप्त होता है, अध्ययन की सुविधा के लिए हम उसे लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। महाकवि भारव के काल निर्धारण के संबंध में प्रमुख तथ्यों के साथ ही कुछ अप्रमुख तथ्य भी उपलब्ध हैं, जिन्हें क्रमशः प्रमुख तथ्यों के पश्चात प्रस्तुत किया जाएगा, जिनका समग्र विवेचन करते हुए निष्कर्षतः भारव के काल की जो बहुमान्य स्वीकृत है उसको प्रकट करना समीचीन होगा। संप्रति सर्वप्रथम प्रमुख तथ्यों का विवेचन किया जा रहा है। संप्रति का मतलब होता है इस समय, इसका अर्थ आप लोग जाने रहिए। संप्रति मीन्स होता है इस समय। इस समय सर्वप्रथम प्रमुख तथ्यों का विवेचन किया जा रहा है।
पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल शिलालेख, ये पहला हो गया। दूसरा वामन और जयादित्य की काशिकावृत्ति। तीसरा गुम्मे रेड्डीपुर का पत्रलेख है। चौथा महाकवि दंडी की अवंती सुंदरी कथा और उस पर आधारित अवंती सुंदरी कथा सार। उपर्युक्त में प्रथम 3 के द्वारा महाकवि भारत के काल के विषय में प्रामाणिक सूचना प्राप्त होती है। इन साक्ष्यों के द्वारा भारत के जीवन वृत्त के विषय में और कोई व्यापक वर्णन नहीं मिलता, जबकि चतुर्थ साक्ष्य के द्वारा महाकवि के जीवन वृत्त का भी परिचय प्राप्त होता है। जीवन वृत्त के परिचयात्मक इतिहास का कथन पूर्व में किया जा चुका है, अतः इस प्रकरण में उपर्युक्त के आधार पर केवल काल निर्धारण संबंधी वर्णन करना ही उचित होगा। पहला है दक्षिण भारतीय चालुक्यवंशी नरेश पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल शिलालेख का समय 634 ईस्वी माना जाता है। यह शिलालेख दक्षिण भारत के बीजापुर जिले के ऐहोल नामक ग्राम में स्थित एक जैन मंदिर से मिला है। इसमें शिलालेख के रचयिता जैन कवि रविकीर्ति ने काव्य रचना में अपने को कालिदास और भारव के समान यशस्वी बताया है और ये श्लोक दिया गया है इसी से संबंधित। दूसरा देखिए, महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी पर आचार्य जयादित्य और वामन ने जो काशिका नाम की वृत्ति लिखी है, उनमें उन्होंने अष्टाध्यायी की सूत्र प्रकाशन स्थेयाख्योश्च की 1, 2, 3 जो है ये की व्याख्या में किरातार्जुनीयम के 3 सर्ग में 14वें श्लोक के एक अंश को उदाहरित किया है। वह श्लोकांश है संशय्य करणादिषु तिष्ठते। यह काशिकावृत्ति की रचना का समय विद्वानों ने 660 ईस्वी के लगभग माना है। तीसरा है दक्षिण भारत में गुम्मे रेड्डीपुर नामक एक स्थान है, जहाँ से मिले एक पत्रलेख में लिखा गया है कि श्रीमत् कोंकण महाराजाधिराजस्य अविनीत नामना पुत्रेण शब्दावतारकारेण देवभारती निबद्ध बृहत् कथेन किरातार्जुनीय 15 सर्ग टीका कारेण दुर्विनीत नामधेयेन। इस तरह से इसमें है। दुर्विनीत के द्वारा बृहत् कथा की शब्दावतार नामक संस्कृत टीका और किरातार्जुनीयम के 15वें सर्ग की टीका लिखी गई है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग जाने रहिए। अब है चौथा, महाकवि दंडी की अवंती सुंदरी कथा पर आधारित अवंती सुंदरी कथा सार नाम की श्लोकबद्ध रचना में भारव के विषय में एक पद्य लिखा गया है। स मेधावी कविर विद्वान भारवी प्रभो गिराम अनुसाध्या करोन मैत्री नरेंद्रे विष्णुवर्धने। इस तरह से इनके बारे में एक श्लोक लिखा गया है। अब आगे देखते हैं। उपर्युक्त प्रमुख प्रमाणों के अतिरिक्त भारव के समय को निर्धारित करने वाले 2 गौड़ प्रमाणों का भी विवेचन प्रस्तुत संदर्भ में किया जाता है। प्रथम यह कि हर्षवर्धन के राजकवि महाकवि बाण की 2 कालजयी रचनाएं हैं, हर्षचरित और कादम्बरी। मतलब इससे भी, ये दोनों रचनाओं से भी भारव का जो है काल निर्धारण का आकलन किया जाता है। इन दोनों रचनाओं के अंतर्गत बाण ने ना तो हर्षचरित की भूमिका में और ना ही कादम्बरी के अंत में वर्णित पुष्पिका में ही महाकवि भारव का नाम उल्लेख किया, जबकि इन दोनों स्थलों पर उन्होंने अपने पूर्ववर्ती अनेक प्रमुख कवियों का नाम उल्लेख किया है। बाणभट्ट का समय निर्विवाद है, वे हर्षवर्धन के राजकवि थे और हर्षवर्धन का समय 606 से 648 ईस्वी निर्भ्रांत रूप से इतिहासकारों के द्वारा स्वीकार किया जाता है। बाण के द्वारा अपनी रचना में भारव का नामोल्लेख न करने का कारण इतिहासकार यह मानते हैं कि संभवतः बाण के समय में और भारव के समय में विशेष अंतर न रहा होगा और महाकवि के रूप में भारव की ख्याति बाण के समय तक न प्रसिद्ध हुई रही होगी। अथवा यह भी हो सकता है कि बाणभट्ट उत्तर भारतीय सम्राट हर्षवर्धन के राजकवि थे और भारव दक्षिण भारतीय नरेश पुलकेशिन द्वितीय के अनुज विष्णुवर्धन के राजकवि थे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आज मैं यहीं पे स्किप कर रही हूँ। इसके आगे जो भूमिका का भाग 3 रहेगा, कल या परसों में हो सकता है भूमिका समाप्त हो जाए। इसके बाद क्रमशः हम लोग इस श्लोकों को सीरियल वाइज उसकी टिप्पणी और व्याख्या को सरल अर्थों में समझते हुए चलेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दिया कीजिए। थैंक यू। ओके।